ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ प्रकरण 23 समृद्धि को पराकाष्ठा पर पहुंचाते भारत के युवा। व्यवसाय में युवा शक्ति ने नई चेतना एवं चमक पैदा की है। वित्त, प्रबंध, उत्पादन, आयात निर्यात आदि व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में युवाओं ने अपनी एक खास जगह बनाई है। पहले के दशकों की तुलना में इस दशक के व्यवसाय में क्रियाशील युवा शक्ति में काफी अभिवृद्धि हुई है। पहले कभी जिन व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रौढ़ एवं वृद्धजन बागडोर संभाले हुए थे, अब वहां युवा अपना नेतृत्व का कौशल दिखा रहे हैं। विशेषज्ञों की नजर में यह राष्ट्रीय विकास के लिए शुभ संकेत हैं। उनका यह भी कहना है कि यह संभवतः युवा चेतना का ही चमत्कार है कि विश्व व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। उसने अब तक अनेकों को पीछे धकेला है और अनेकों को पीछे करने की तैयारी में है। यह सामर्थ्य उसे युवाओं से मिली है। ग्लोबल परिदृश्य में सबसे जवान देश का खिताब हासिल कर चुके अपने देश ने व्यावसायिक पटल पर ऐसी ही इबारत लिखने की तैयारी कर ली है। आमतौर पर हर काम के लिए बड़े बुजुर्गों पर निर्भर रहने वाले देश ने अब युवाओं पर अपना भरोसा जताया है। यही वजह है कि एक समय जहां उच्च पद पाने के लिए अधिक उम्र की योग्यता की कसौटी मानी जाती थी, वहीं आज के दौर में युवाओं पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी डाली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नियोजन फर्म ईमा पार्टनर्स के एक अध्ययन के मुताबिक भारतीय कंपनियों में नेतृत्व की औसत उम्र अभी उद्योगों में घटी है। इसके चलते 30 से 40 साल की उम्र के बीच वाले लोग कंपनियों के प्रमुखों का दायित्व संभाल रहे हैं। अध्ययन करने वाले व्यवसाय विशारदों का कहना है कि पिछले 5 साल के दौरान यह औसत आयु 9 साल तक कम हुई है। ईमा के प्रबंध निदेशक (भारत) के सुदर्शन के अनुसार शीर्ष कार्यकारी पदों पर आज युवा लोगों की भरमार है। आईटी आधारित सेवाओं, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र में यह रुझान प्रमुखता से देखने को मिल रहा है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र में वर्ष 2006 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के औसत आयु में भारी गिरावट आई है, जबकि 2001 में ऐसा कुछ भी नहीं था। विशेषज्ञ इसे 21वीं सदी में देश के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत मान रहे हैं। इसी तरह प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में सीईओ की औसत आयु इस साल काफी कम हुई है। इस वर्ष
यहाँ भी युवा शक्ति ने अपना प्रभाव प्रतिष्ठित किया है। व्यवसाय विशारद कहते हैं कि औसत आयु में आई गिरावट और इस तरह के प्रोफेशनलों की बढ़ती मांग के बीच गहरा संबंध है। इनका कहना है कि आईटी व बीपीओ वित्तीय सेवा क्षेत्रों में इनकी जबरदस्त मांग है। अधिक से अधिक युवा लोग यहां आ रहे हैं। इनका यह भी मानना है कि कंपनियों में मुख्य कार्यकारी की औसत आयु में आई गिरावट से विभिन्न क्षेत्रों में परिपक्वता बढ़ी है। आंकड़ों के आईने में देखें तो इस समय भारत का बेहद निखरा रूप नजर आता है। पिछले वर्ष प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी अमीरों की सूची में केवल 12 नाम शामिल थे। इस वर्ष उनकी यह संख्या 2 गुनी है। इतना ही नहीं, इस साल दुनिया की शीर्ष कंपनियों की सूची में 33 भारतीय कंपनियों ने अपने नाम दर्ज कराकर एक और मील का पत्थर गाड़ा है। पिछले दिनों हमारे सूचकांक ने अमेरिकी सूचकांक डी जोन्स की श्रेणी में शामिल होकर इतिहास के पन्नों में सुनहरी इबारत दर्ज की है। कुछ समय पहले तक भारतीय संवेदी सूचकांक जहां 3000 से 4000 के आसपास घूमता था, वहीं अब यह बढ़कर 12000 के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। अपने वित्त मंत्री का इस संबंध में कहना है कि यह स्वप्न देश के युवाओं के सहयोग से साकार हुआ है। युवा जब से तेजी से व्यावसायिक क्षेत्र में आए हैं, तब से राष्ट्रीय व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं प्रामाणिकता बढ़ी है। कल तक जहां इस बात पर देश भर में हाय तौबा मची थी कि आर्थिक उन्नति की दौड़ में भारत चीन से पिछड़ गया है, वहीं आज युवाओं ने हालत बदल दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान संस्थानों की रिपोर्टों में भारतीय अर्थव्यवस्था व व्यवसाय की शान में कसीदे गढ़े जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय संस्थान प्राइस वाटर हाउस कूपर्स PwC की रिपोर्ट का कहना है कि आगामी 7 वर्षों के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था चीन को पीछे छोड़ देगी, जबकि गोल्डमैन सच की ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, चीन रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 तक भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के साथ कदम ताल कर रही होगी। ब्रिक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था होगी जो अपनी सर्वश्रेष्ठ विकास दर कायम रख पाएगी। यदि ऊपर की कही बातें किसी को अतिशयोक्तिपूर्ण लगें, तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट पर किसी को संदेह की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। इसके मुताबिक 2050 तक भारत दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों (अमेरिका व चीन के साथ) में से एक होगा। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने हाल में ही द वर्ल्ड इन 2050 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है।
जिसके अनुसार 2005 से 2050 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक होगी। यदि कोई यह सोचे कि वर्ष 2013 तक आर्थिक विकास दर के मामले में भारत चीन से आगे निकल जाएगा, ऐसा सोचने का आधार क्या है? इसके जवाब में जॉन हॉक्सबर्ग का कहना है कि 2050 तक भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा होगी। मशहूर आर्थिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के दक्षिण एशिया के ब्यूरो प्रमुख साइमन लांग भी जॉन हॉक्सबर्ग से सहमति व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि युवाओं की बढ़ती तादाद और उनकी निरंतर बढ़ती जा रही व्यावसायिक सक्रियता की वजह से आगामी कुछ वर्षों के भीतर आर्थिक विकास दर के मामले में भारत चीन को भी काफी पीछे पछाड़ देगा। पर आखिर यह होगा कैसे? इस बारे में सभी की अपनी शंकाएं हो सकती है, जिसमें काफी कुछ सच भी होगा। आंकटाड द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट 2005 में इन आशंकाओं को दूर किया गया है। इसके मुताबिक एफडीआई के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक पसंदीदा देश है। पहले नंबर पर संयुक्त रूप में अमेरिका व चीन है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी कंपनियां लगाने के मामले में तो भारत दुनिया का सबसे पसंदीदा स्थान है। लंदन स्थित कैश बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर सुशांत रॉथ के मुताबिक यदि भारत अपनी बुनियादी ढांचे को दुरुस्त कर ले तो तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान से भरपूर युवा वर्ग और उद्यमी निवेशकों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को चीन से आगे निकलने में वक्त नहीं लगेगा। रॉथ के मुताबिक जहां तक विकास के लिए सामाजिक स्वीकृति का सवाल है, भारत का लोकतंत्र इसके लिए ज्यादा अनुकूल है। चीन की शासन प्रणाली में निर्णय भले ही त्वरित रूप से लिया जाता हो, भारत की तरह निर्णय को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती है। भारतीय आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सीनियर फेलो राजेश शुक्ला का कहना है कि भारत में विकास दर का मतलब है सामाजिक विकास, जबकि चीन में विकास का किसी सामाजिक आयाम से कोई वास्ता नहीं है। भारत में अपने युवा शक्ति के बलबूते व्यावसायिक एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की भरपूर क्षमता है। यहाँ समाज के सभी वर्गों के युवा अपने प्रतिभा व श्रम के बल पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी व्यावसायिक समझ में आश्चर्यकारी क्षमता है। देश के पास यह ऐसा अतुलनीय संसाधन है जिसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। यही तो वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान भारत के युवाओं को तरजीह दे रहे हैं। भारत के युवा भी इस पथ पर तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उनकी सोच बहुआयामी है। इसी के चलते अनेकों युवाओं ने ग्रामीण भारत को भी संवारने की ठानी है। प्रकरण 23 समाप्त।
ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 24, ग्रामोत्थान को समर्पित एक युवा। ग्रामीण भारत को संवारने की जिम्मेदारी युवाओं पर है। काम काज की खोज में गांव से पलायन, कस्बों और शहरों में आई जनसंख्या की बाढ़ के बावजूद गांव अभी भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा उच्चारित यह मंत्र, भारत माता गांवों में रहती है, कल भी सच था, आज भी सच है और कल भी सच रहेगा। गांव पूरे देश के लिए अन्न, शाक, फल की व्यवस्था करते हैं। शहरों की चमक दमक कितनी ही क्यों न चौंधियाए, पर गांव का किसान जब तक हमारा पेट नहीं भरता, सब कुछ फीका है। सबके जीवन जुटाने वाले गांव के लोग ही यदि जीवन विहीन होने लगें तो यह देश के लिए लज्जा की बात है। गांव का विकास, ग्रामीण संसाधनों का प्रबंधन, ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास राष्ट्रीय जीवन की नैसर्गिक आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए युवाओं को फिर से गांवों की ओर मुड़ना होगा। शहरों में बसने वाले युवाओं की ही भांति ग्रामीण युवाओं का भी उच्च शिक्षा, तकनीकी ज्ञान के शोध अनुसंधान पर पूरा हक बनता है। यह हक उन्हें मिलना ही चाहिए, परंतु इन युवाओं के सीखे हुए ज्ञान का उपयोग केवल कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती रहें, यह न जायज है न उचित। केवल कुछ रुपये और थोड़ी सी सुविधाओं के लिए अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू को भूल जाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। गांव से मुंह मोड़ लेना अपने जीवन की जड़ों को काटने जैसा है। इसे किसी भी तरह से रोका जाना चाहिए। गांव की नींव यदि मजबूत बनी रही तो शहरों के कंगूरे भी चमकते रहेंगे। अपने गांव की नींव को मजबूत करने के लिए लापोड़िया गांव के लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ किया, उससे देश के दूसरे गांव और वहां के युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्मण सिंह का लापोड़िया गांव आज अपनी उजड़ी परंपरा को हरा भरा करने के कारण ही चर्चा में नहीं है, बल्कि जैव समन्वय की अनूठी मिसाल भी बना हुआ है। पिछले 6 सालों में बादलों ने राजस्थान को 5 बार परेशान किया। बचे 1 साल में जो बरसात हुई वह महज दम भर लेने की थी। गांव के गांव इस मार से बिलबिला उठे। लोग घर बार छोड़कर शहर भागने लगे। लेकिन इस सब के बीच अपना माथा मजबूती से उठाए रखा इस गांव ने, जिसे सरकारी दस्तावेजों में 35 साल पहले अकाल प्रभावित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दरअसल इन सालों में इस गांव के युवाओं ने लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में प्रकृति से लड़ने के बजाय उससे जुड़ने का तरीका खोज निकाला। इस लंबी यात्रा ने उसे अपनी जड़ों तक पहुंचाया।
नतीजा यह है कि आज जयपुर से 70 किलोमीटर दूर पर बसा यह गांव लापोड़िया सबको लोक रीति और लोक नीति से प्रकृति को अपने वश में करने का हुनर बांट रहा है। प्रकृति में कोई काम बगैर धीरज के फल नहीं देता। लापोड़िया गांव तो बहुत पहले टूट चुका था। इसके खेत उजड़ गए थे, गोचर सूख रहा था और उसके 3 तालाब भी पाल टूटने के कारण नष्ट हो चुके थे। इस बुरे दौर में अनेकों परिवार गांव छोड़ गए, पर उस समय युवा लक्ष्मण सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बाझाप्ता घोषणा की, मैं लक्ष्मण सिंह गांव लापोड़िया का रहने वाला हूं, जात पात में विश्वास नहीं करता। हालांकि मैं राजपूत जाति का हूं, मेरे पूर्वज शिकारी रहे हैं। पहले मैं भी मांस खाता था। एक दिन जब मैं 25 साल का था तो मांस खाते समय मेरे मन में आया कि प्राणी प्राणी को मारकर खा गया, अब बचा ही क्या है? कहाँ धर्म, कहाँ दया, कहाँ श्रद्धा, कहाँ कर्म, सब तो नष्ट हो रहे हैं। और इस दिन से मैंने न केवल मांस खाना बंद किया, बल्कि अपने गांव की सेवा के लिए संकल्पित हो गया। गांव के जागीरदार और राजा कहे जाने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपने गांव के पुनरुत्थान के लिए सारे ठाट बाट छोड़ दिए। उन्होंने गांव के युवकों के साथ ग्राम विकास नवयुवक मंडल नाम का संगठन बनाया। हालांकि यह संगठन कुछ खास नहीं कर पाया, तभी उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब पढ़ी। इस पुस्तक को उन्होंने अपने साथियों को भी पढ़ाया और सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के तालाबों का पुनर्निर्माण करने की ठानी। उनके साहस की कथा यह कहती है कि सबसे पहले उन्होंने अकेले ही इस काम की शुरुआत की। फिर उनके साथ आए राम अवतार कुमावत। धीरे धीरे और भी लोग साथ आते गए। इस तरह धीरे धीरे 3 तालाबों का निर्माण उन्होंने अपने युवा साथियों के साथ कर डाला। इन तालाबों का नाम उन्होंने देव सागर, फूल सागर और अन्न सागर रखा। इन तालाबों से उनके गांव की खुशहाली लौटने लगी, पर लक्ष्मण सिंह के मन में माता प्रकृति और उनकी संतानों के प्रति आदर भाव बना रहा। इसी के चलते उन्होंने और सब साथी युवाओं ने नियम बनाया है कि पहले 2 छोटे तालाब केवल पशु पक्षियों के लिए होंगे। केवल एक बड़े तालाब से गांव के मनुष्यों का काम चलेगा। इसी संकल्प के साथ लापोड़िया का सामूहिक विकास चल पड़ा। तालाबों के
पुनर्निर्माण के बाद लक्ष्मण सिंह एवं उनके युवा साथियों ने गांव की सूखी पड़ी गोचर भूमि को हरा भरा करने की ठानी। उन्होंने गोचर का पानी गोचर में ही रोकने की चौका पद्धति को खोज निकाला। साथ ही लापोड़िया के युवकों ने यह नियम बनाया कि गोचर में कोई कुल्हाड़ी लेकर नहीं जाएगा और जीवों को मारने पर पाबंदी लगी। युवाओं के द्वारा बनाए नियमों को बुजुर्गों ने भी आदर से माना और फिर तो बाप दादों के मुंह से सुनी यह कहानी सभी को सच लगने लगी कि यहाँ के गोचर में इतने पेड़ थे कि गांव के युवक पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे। अपने इस अद्भुत प्रयास में जुटे लक्ष्मण सिंह को गांव के लोगों ने भरपूर आदर दिया। यहाँ के लोग इन्हें आदर से बनाजी कहते हैं और इनकी हर बात को मानने के लिए तैयार रहते हैं। इनके और इनके युवा साथियों की मेहनत का सुफल है कि आज लापोड़िया गांव हरा भरा है। इस गांव में दाखिल होते ही पहले यह लिखा मिलेगा, खुला चिड़िया घर। साथ ही लिखित हिदायत भी मिलेगी कि यहाँ खुले में विचरते जानवरों, फुदकते उड़ते पक्षियों का शिकार दंडनीय अपराध है। दरअसल लापोड़िया में पिछले 15 साल से पेड़ काटने और वन्य जीवों का शिकार करने पर पाबंदी है। बिना किसी चौकीदारी की चल रही यह व्यवस्था पूरी तरह से अचूक है। यदि दूसरे गांवों के लोग भूल से शिकार के लिए यहाँ आ जाते हैं तो पकड़े जाने पर उन्हें 5,000 रुपये और 5 किलो अनाज पक्षियों के लिए दंड स्वरूप देना पड़ता है। लक्ष्मण सिंह का कहना है कि लापोड़िया और उसके साथ के गांव के लिए पशु पक्षियों को मुक्त आवास उपलब्ध करने का प्रयोग अनूठा होने के साथ जरूरी भी था, क्योंकि इसके बिना गोचर और तालाब के रास्ते प्रकृति तक लौटने की उनकी यात्रा अधूरी रह जाती। अब तो प्रकृति के साथ जुड़कर जीने की कला में यहाँ के लोग इतने माहिर हो गए हैं कि पशु पक्षियों के गोचर व बीट को इकट्ठा कर खेतों की खाद बना लेते हैं। यहाँ के साधारण किसान को भी पता है कि 1 हेक्टेयर खेत में पक्षियों की 10 किलो बीट वर्षा से ठीक पहले छिड़क कर बुनाई करने से किसी रासायनिक खाद की जरूरत नहीं होगी। कहना न होगा कि यह सिर्फ वन्य जीव संरक्षण की अनोखी मिसाल ही नहीं, बल्कि उस परंपरा और सीख का भी सिद्ध प्रयोग है जो दरअसल हमारी हजारों साल से सींचती आई जीवन कला है। लापोड़िया के युवाओं ने कई आश्चर्यों को साकार किया है। आज 200 घरों के छोटे से लापोड़िया गांव में 103 कुएं हैं। 6 साल के अकाल के बाद इनका जल सूखा नहीं है। लापोड़िया और आसपास के गांवों में करीब 40 तालाब ऐसे हैं जिनका पानी किसी मौसम में नहीं सूखता। गांव के पुराने झगड़े
आपसी संवाद से मिट चुके हैं। पुलिस और कचहरी का चक्कर लगाने के बदले लापोड़िया के लोग अब साल भर आने वाले त्योहारों में मिलकर गाते और नाचते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, शहनाई ढोल बजाते हैं। यह आनंद की वर्षा यहाँ पर संभव हो सकी है तो युवाओं के साहस भरे सत प्रयास से। अब तो स्थिति यह है कि नई पीढ़ी के युवक युवतियां ग्राम पूजन के काम में लग चुके हैं। जरूरत उनके इस काम को देशव्यापी बनाने की है, जिसका प्रसार मीडिया जगत और उसके क्रियाशील युवा चेतना को करना है। प्रकरण 24 समाप्त। ऑडियो बुक युवा क्रांति पथ, प्रकरण 25। जन क्रांति लाएंगे हम मीडिया द्वारा। मीडिया जगत में युवा चेतना की चमक बढ़ी है। हाल के दिनों में युवक युवतियां इसे अपने उज्जवल कैरियर पॉइंट के रूप में देखने लगे हैं। चमकता दमकता कैरियर, नेम, फेम और पैसा किसी बड़े न्यूज चैनल का ग्लैमरस और माला माल पत्रकार बनने की ख्वाहिश उन्हें बेचैन किए रहती है। टीवी स्क्रीन के जरिए नाम और दाम कमाने की ख्वाहिश लेकर आज हजारों युवा पत्रकार बनने का सपना देखते हैं। इनमें से कम ही ऐसे होते हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ज्यादातर को तो प्रसिद्धि पाने की चाहत प्रेरित करती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने प्रिंट मीडिया की चमक थोड़ी फीकी जरूर है, लेकिन युवाओं की नजर में शोहरत एवं कामयाबी के अवसर वहां भी है। यह मीडिया की आज की स्थिति है, लेकिन अपनी शुरुआत में पत्रकारिता हमारे देश में एक मिशन के रूप जन्मी थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक बनाना था। विचार क्रांति के माध्यम से जन क्रांति करना था। तब देश की धरती पर गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे युवा देश की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आजादी के लिए संघर्ष करते थे। न यातनाएं उन्हें विचलित कर पाती थी, न धमकियां। आर्थिक कष्टों में भी उनकी कलम कांपती नहीं थी। स्वाधीनता के पुरोधा महात्मा गांधी स्वयं पत्रकार थे। महामना मालवीय भी अपनी कलम के साथ इस अभियान में जुटे थे। उन दिनों युवा रहे हमारे गुरुदेव पत्रकारिता जगत में श्री राम मत के रूप में जाने जाते थे। देश की आजादी के लिए मत वाले श्री राम मत की कलम भी मतवादी थी। इसकी धार का पैनापन किसी हालत में कुंठित नहीं होता था। आज ज्यादातर युवा टीवी पत्रकारिता के जगमगाते चेहरों राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त या दीपक चौरसिया जैसी शोहरत और पैसा हासिल करने के लिए ललकते हैं। उनका ध्यान राजदीप या बरखा की सफलता के पीछे छुपी उनकी काबिलियत
मेहनत और संघर्ष पर कम ही रहता है। वैसे भी आज मीडिया ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। अखबार तथा चैनल कंपनी के रूप में काम कर रहे हैं। बाजार सामाजिक जिम्मेदारी पर पूरी तरह से हावी है। हर चीज नफा नुकसान देखकर तय की जा रही है। जो अनुभवी हैं वे कहने लगे हैं, चीजें दूर से जैसी दिखती हैं हकीकत में वैसी है नहीं। सामाजिक जिम्मेदारी से ज्यादा प्रोफेशनल दबाव है। स्थिति कुछ उलझी सी है। आज की स्थिति में पत्रकारिता में मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए बड़े बलिदान चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि युवाओं में सामाजिक दर्द अनुभव करने की ताकत हो। यह नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इतना तो कहा ही जा सकता है, अभी यह सब बहुत कम है। बहुत थोड़े से लोग थोड़े से दायरे में ऐसा कर पा रहे हैं। कारगिल के युद्ध में ठीक मोर्चे में जाकर बंकर से रिपोर्टिंग करने वाली बरखा दत्त के साहस को हम नजरअंदाज नहीं कर रहे, परंतु आज यह साहस सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों और आम आदमी के जीवन के दर्द से जूझने के लिए कितना क्या कुछ कर पा रहा है पता नहीं। जरूरत पत्रकारिता के लिए नए प्रशिक्षण की है, जिसमें सामाजिक एवं व्यावसायिक हितों का समुचित समन्वय हो। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने स्वाधीनता युग के युवा पत्रकार श्री राम मत के आदर्शों को लेकर पत्रकारों की नई पीढ़ी तैयार करने की ठानी है। पत्रकारिता फिर से युवाओं के लिए मिशन बन सके, ऐसा भावनात्मक एवं वैचारिक सरंजाम जुटाया जा रहा है। हालांकि अभी यह शैशव अवस्था में है, इसके लिए विद्यार्थियों एवं संचालकों को कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। फिर भी उम्मीदों का तूफान तेज है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं का इस संबंध में भरपूर आत्मविश्वास से कहना है, मुश्किलें बहुत है, पर मीडिया ही नहीं सभी क्षेत्रों में है। इसलिए इरादे बुलंद हों तो कामयाबी जरूर मिलती है। हाँ, इसके लिए युवा पत्रकारों में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता का बोध अभीष्ट है। प्रकरण 25 समाप्त।